डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ 25 राउंड फायरिंग। घटना के वक्त परिसर में मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। संदिग्ध हमलावर नैसिर बेस्ट मारा गया। कुछ दिन पहले ही ट्रंप की बेटी को भी हत्या की मिली थी धमकी। अमेरिका ईरान डील पर बड़ी खबर। ईरान के साथ डील हुई पक्की। ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिका को यूरेनियम देने को तैयार हुआ ईरान। ट्रंप ने कहा फिर से खुल जाएगा हॉर्मुज। पीएम मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की हुई अहम बैठक। व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग, क्वेड समेत कई विषयों पर हुई चर्चा। चंपावत में जहां ठहरे थे स्वामी विवेकानंद, वहां डाक बंगला आज उपेक्षा का है शिकार। जर्जर दीवारें, फीका पड़ा स्मृति पट, संरक्षण की उठी जोरदार मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। व्हाइट हाउस के पास 25 राउंड फायरिंग। घटना के वक्त परिसर में मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। संदिग्ध हमलावर नैसिर बेस्ट मारा गया है। ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी। आपको बता दें, अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स व्हाइट हाउस के पास रविवार को गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया है और उसे अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है। मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर के मुताबिक व्हाइट हाउस परिसर के बाहर करीब 25 गोलियां चलने की आवाज सुनी गई है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और गोलीबारी की घटना किसी भी सुरक्षा कर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एफबीआई की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और सीक्रेट सर्विलेंस सर्विस की मदद कर रही है। काश पटेल ने कहा कि जांच जारी है। व्हाइट हाउस पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान नैसिर बेस्ट के रूप में हुई है। खुद को यीशु मसीह समझने वाले इस व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट पर गोलीबारी की, जिसे सीक्रेट सर्विस ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नैसिर बेस्ट की उम्र 21 साल है। उसने रिवॉल्वर से कुछ राउंड फायरिंग किए, लेकिन तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैसिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था और पहले से वे कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था। उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश था कि वह व्हाइट हाउस के पास नहीं आए, लेकिन उसने इस आदेश को नहीं माना। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जून 2025 को उसने सड़क पर गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया था। करीब 2 हफ्ते बाद 10 जुलाई 2025 को वह व्हाइट हाउस के प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गिरफ्तारी के समय उसने खुद को आज के दौर का जीसस बताया था। उसने अधिकारियों से यह भी कहा था कि वह गिरफ्तार होना चाहता था। इस घटना से कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी। इस मामले में एक इराकी युवक को गिरफ्तार किया गया था। वह ईरानी सेना से जुड़ा हुआ था। आरोपी के पास इवांका और उसके पति जैरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा भी मिला हुआ था। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो अमेरिका ईरान डील पर बड़ी खबर। आपको बता दें, परमाणु डील पर ईरान का सरेंडर। ईरान के साथ डील हुई। ट्रंप का बड़ा दावा, यूरेनियम देने को तैयार हुआ ईरान। बोले रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, अमेरिका को 440 किलोग्राम यूरेनियम देने को तैयार हुआ ईरान। ट्रंप ने कहा फिर से खुल जाएगा हॉर्मुज। अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बीच खबर है कि ईरान अब एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के राजी हो गया है। लंबे वक्त से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर तनातनी चल रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है। 2 यूएस अधिकारियों के मुताबिक ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच प्रस्तावित एग्रीमेंट पर एक खास हिस्सा है कि तेहरान अपने बहुत एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने का साफ वादा कर रहा है। ट्रंप ने शनिवार को कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स
ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक एग्रीमेंट करने के करीब है, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी। यूएस अधिकारियों ने कहा कि प्रपोजल में यह मुद्दा ठीक से सुलझा नहीं है कि ईरान अपना स्टॉक कैसे छोड़ेगा, इसलिए डिटेल्स को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आने वाली बातचीत के लिए टाल दिया गया। लेकिन एक आम राय है कि ईरान ऐसा करने के लिए कमिटेड होगा। यह अमेरिका का प्राइमरी लक्ष्य है और डील के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस शनिवार को कहा कि इजरायल और इस क्षेत्र के अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौता जिसमें हॉर्मुज जल जमरूबंद को खोलना भी शामिल है, काफी हद तक तय हो गया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा चल रही है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने घोषणा के समय के बारे में और कोई खास जानकारी नहीं दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायल के साथ साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बात की है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मोदी और रूबियो की अहम बैठक। पीएम मोदी और मार्को रूबियो की अहम बैठक 60 मिनट तक चली। कूटनीति बातचीत, व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग, क्वाड समेत कई विषयों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, भारत की 4 दिनों की यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब ईरान जंग के चलते पूरी दुनिया कई तरह की दिक्कतों से जूझ रही है। रूबियो का यह दौरा भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात में व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और क्वाड समेत कई रणनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। रूबियो का भारत दौरा 23 से 26 मई तक प्रस्तावित है। इस दौरान वह कोलकाता के अलावा कई नई दिल्ली, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। करीब 14 वर्षों बाद किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का कोलकाता दौरा हुआ। इससे पहले वर्ष 2012 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन ने शहर का दौरा किया था। ऐसे समय में रूबियो का आगमन राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हिजबुल्लाह की तर्ज पर हमले की साजिश रच रहे हैं। 26 अप्रैल को खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि साउथ लेबनान का रहने वाले आतंकी शादाब बाजी पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। उसके साथ 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने भी घुसपैठ की है। लेबनानी आतंकी हिजबुल्लाह ड्रोन हमलों में माहिर होते हैं। खुफिया एजेंसी को शक है कि संदिग्ध आतंकी कश्मीर में ड्रोन हमले की तैयारी कर रहे हैं। आतंकियों की उम्र 23 से 25 साल के बीच की है। इनके निशाने पर कश्मीर में मौजूद सैन्य ठिकाने हैं। खुफिया एजेंसियों को 6 टारगेट के नाम भी मिले हैं। पाकिस्तान में गैंगस्टर से आतंकी बना आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी भी जम्मू कश्मीर के युवाओं के संपर्क में है। वो दुबई में रहकर युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें ग्रेनेड हमले की ट्रेनिंग दिला रहा है। पुंछ के गगरिया और कुंडे नाला इलाके से आतंकियों के घुसपैठ की आशंका है। ये इलाका एलओसी से 0 पॉइंट पर है। यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच नियंत्रण रेखा पहाड़ों और जंगल के बीच से गुजरती है। ये घुसपैठ का सबसे सेफ रास्ता है। पीर पंजाल रेंज के काजी कुंड में संदिग्ध आतंकियों की एक्टिविटी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने से लेकर आगे जाने तक 2 लोकल गाइड ने इनकी मदद ली। दोनों के जम्मू के रिहायशी इलाकों के रहने वाले हैं। ये आतंकियों को घने जंगल वाले इलाकों में आने जाने और रास्ता दिखाने में मदद कर रहे हैं। लॉजिस्टिक मदद भी पहुंचा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी ने YEIDA कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि 9 साल पहले जेवर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र अपराध और डर का प्रतीक था। शाम 5 बजे बाद आवाजाही बंद, बुनियादी ढांचा शून्य। आज यहां भारत का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 2017 से पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का राज था। बेटियां स्कूल नहीं जाती थी, व्यापारी 6 बजे दुकान बंद कर देते थे, सड़कें खराब, बिजली 4-5 घंटे, हर जिले में दहशत थी। आज यूपी माफिया, गुंडा और दंगा मुक्त है। हर निवेशक का स्वागत है। हम निवेशक को विकास का पार्टनर मानते हैं। 9 साल पहले गोरखपुर में निवेश
से इंकार होता था। 5 साल में 50,000 युवाओं को रोजगार मिला। उद्यमियों से आग्रह है कि अलॉटमेंट के बाद तेजी से निवेश करें। एनसीआर से बाहर बलिया, कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट जैसे जिलों में भी जाकर देखें, वहीं विकास का अनुभव मिलेगा। यूपी आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस क्षेत्र में हम लोगों ने भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर बनाया है और जिस क्षेत्र में आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर वितरित किए गए हैं, आज से 9 वर्ष पहले यह क्षेत्र भारत का सबसे डरावना क्षेत्र हुआ करता था। हर प्रकार के जो हीनियस क्राइम कह सकते हैं वे यहां घटित होते थे। शाम को 5, साढ़े 5 बजे के बाद आवागमन बंद हो जाता था। वहां की कुल लाइफ सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में हुआ करते थे और उसमें भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है रांची से, जहां झारखंड में बालू को लेकर बड़ा खेल। स्टॉक यार्ड में बालू ही नहीं तो नीलामी का टेंडर कैसे निकाला। सारच में 2.5 लाख सीएफटी बालू का दावा, लेकिन बालू नरादत। बालू आया कहां से, यह भी बड़ा सवाल। बारिश में बालू बह जाने की कही जा रही बात। झारखंड में बालू को लेकर एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर खोल कर रख दिया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का दावा कर रहा है कि संताल परगना के 4 जिलों दुमका, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा के अलग अलग स्टॉक यार्ड में 13,30,000 सीएफटी से ज्यादा बालू मौजूद है। इसी बालू की बिक्री के लिए 19 मई को टेंडर भी जारी कर दिया गया और 5 जून 2026 को इसकी नीलामी होनी है। लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की गई तो तस्वीर सरकारी फाइलों से बिल्कुल उलट दिखाई दी। कई स्टॉक यार्ड ऐसे मिले जहां बालू नाम मात्र था और कई जगह मैदान पूरी तरह खाली पड़े थे। अब सवाल उठ रहा है कि जब जमीन पर बालू नहीं है तो आखिर करोड़ों रुपए की नीलामी किस चीज की हो रही है। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के रानीगंज मौजा में जीएसएमडीसी ने दावा किया कि वहां 2,50,400 सीएफटी बालू मौजूद है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। लेकिन जब मौके पर निरीक्षण किया गया तो वहां मुश्किल से कुछ हजार सीएफटी बालू बचा दिखाई दिया। इसी तरह मरगो मुंडा अंचल के पांडिया में रिकॉर्ड में हजारों सीएफटी बालू दर्शाया गया, जबकि जमीन पर मैदान सपाट मिला। करौंचल के सरभंगा में भी करीब 3 लाख सीएफटी बालू होने का दावा किया गया, लेकिन वहां भी बालू ना का मात्र ही मिला। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीएसएमडीसी के पास यह बालू आया कहां से, क्योंकि बालू घाटों पर निगम का अधिकार 15 अगस्त 2025 को ही समाप्त हो चुका है, यानी उसके बाद निगम किसी घाट से बालू का उठाव नहीं कर सकता। ऐसे में अब अचानक लाखों सीएफटी बालू का स्टॉक दिखाना कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। बालू कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि 10 जून से एनजीटी की रोक लागू हो जाती है, जिसके बाद बालू उठाव पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नीलामी के नाम पर बड़े पैमाने पर चालान जनरेट किए जा सकते हैं और बाद में उन्हीं चालानों के सहारे घाटों से अवैध बालू निकालकर मानसून के दौरान उसे वैध बताकर बेचा जा सकता है। हालांकि जीएसएमडीसी इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। निगम के सैंट अधिकारी करुण चंदन का कहना है कि अगस्त 2025 तक जो बालू घाटों से उठाकर स्क्वाट यार्ड में रखा गया था उसी की अब नीलामी की जा रही है। उनका दावा है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही टेंडर निकाला गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जिन जगहों पर लाखों सीएफटी बालू दिखाया गया है वह जमीन पर बालू क्यों नहीं मिला, तो उनका जवाब था कि हो सकता है बारिश में कुछ बालू बह गया हो। अब यही बयान पूरे मामले को और संदिग्ध बना रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अगर लाखों सीएफटी बालू बारिश में बह गया तो उसका रिकॉर्ड कहां है, उसकी रिपोर्ट किस विभाग को दी गई, और अगर बालू बह चुका है तो फिर उसी स्टॉक की नीलामी क्यों की जा रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां
विश्व विख्यात संत एवं युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक स्मृतियों से जुड़ा चंपावत डाक बंगला आज बदहाली और उपेक्षा का शिकार होता नजर आ रहा है। जिस ऐतिहासिक स्थल पर वर्ष 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने रात्रि विश्राम किया था, आज उसी धरोहर को संरक्षण और पहचान दिलाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी चंपावत को ज्ञापन सौंपते हुए डाक बंगले को आध्यात्मिक ध्यान केंद्र, योग स्थल एवं विवेकानंद जी पथ के रूप में विकसित किए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी मायावती अद्वैत आश्रम भ्रमण के दौरान चंपावत पहुंचे थे और वापसी में नागनाथ वार्ड स्थित जिला पंचायत के डाक बंगले में रुके थे। इस गौरवशाली इतिहास की याद में परिसर में एक स्मृति पट्ट भी लगाया गया है, लेकिन विडंबना है कि आज वह भी रंग रोगन और उचित रखरखाव के अभाव में बदहाल स्थिति में अधर में लटका नजर आ रहा है, जिससे ऐतिहासिक महत्व का यह स्थल उपेक्षा की कहानी बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा और देखरेख के अभाव में डाक बंगले की कुछ दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे इस धरोहर के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी इस ऐतिहासिक विरासत को केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी। ज्ञापन देने वाले दीपक पांडे ने प्रशासन से मांग की है कि वह इस ऐतिहासिक डाक बंगले को आध्यात्मिक एवं योग केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। यदि इस ऐतिहासिक स्थल का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और संरक्षण कार्य समय रहते शुरू किया जाता है तो चंपावत को आध्यात्मिक पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान मिल सकती है और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी का निवास स्थल चौकोली, बिसराड़ी पहाड़ी, देवालन शिव मंदिर, हथिया नाला और मायावती आश्रम को जोड़कर एक मजबूत पर्यटन सर्किट भी विकसित हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन स्वामी विवेकानंद जी की इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर यह विरासत यूं ही बदहाली की भेंट चढ़ती रहेगी। जिले के ऐतिहासिक धरोहर के पास लेके आया हुआ हूँ। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये चंपावत जिले का एक बहुत ही पुराना और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 1901 का ही इसको कह सकते हैं हम। और 18 जनवरी 1901 को इस डाक बंगले में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना रात्रि विश्राम किया हुआ था, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ से जब वह मायावती अद्वैत आश्रम गए हुए थे तो यहाँ से पैदल ढकना बटोला होते हुए, चंडालकोट होते हुए और एकहत्या नौला होते हुए वह मायावती गए हुए थे। और मायावती से वापस लौटते समय जब वह वापस जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे अपना रात्रि विश्राम किया हुआ था। और यहाँ से चंपावत जिले का बहुत ही भव्य और सुरम्य जगह भी यहाँ से दिखती है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह योग और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यह जिला पंचायत का आपको कह सकते हैं कि यह जिला पंचायत का डाक बंगला है। और यहाँ पे अभी न पट लगे हुए हैं, न कहीं पे लिखाई की गई है। एक पट मैंने देखा था वहाँ लास्ट में कहीं लगा हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें निवास किया हुआ था। और थोड़ा जानकारी के अभाव में भी और थोड़ा सूचना के अभाव में इसको रखा गया है। और थोड़ा जिला प्रशासन से लोगों का कहना भी है कि इसको पर्यटन की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से देखते हुए इस पे कार्रवाई करने की कृपा करें। और ज़्यादा ना कहते हुए कैमरामैन के साथ APN न्यूज कमल भंडारी, चंपावत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।